हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम तीसरा चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से इसके सिद्धांत हैं, उन सब के विषय में आपको बताएंगे। राज्य सभ्य समाज की पहचान है। प्रारंभ में समाज सभ्य नहीं था, इसलिए प्रारंभ में राज्य भी नहीं था। राज्य कब अस्तित्व में आया, कैसे अस्तित्व में आया, इसे हम केवल इतिहास के माध्यम से ही जान सकते हैं। लेकिन जहाँ इतिहास मौन हो जाता है, वहाँ हम कल्पनाओं का सहारा लेते हैं। जैसे कि गिलक्राइस्ट ने लिखा है, मनुष्यों में राजनीतिक चेतना कब और किस समय आई, इसे हम इतिहास के माध्यम से जान सकते हैं। जहाँ इतिहास असफल हो जाता है, वहाँ कल्पनाओं का सहारा लिया जाता है। राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत प्रचलित हैं। जैसे नंबर 1, दैवी या धार्मिक सिद्धांत। नंबर 2, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। नंबर 3, विकासवादी या ऐतिहासिक या वैज्ञानिक सिद्धांत। जहाँ दैवीय सिद्धांत राज्य को ईश्वर की रचना मानता है, वहीं उसके प्रतिक्रिया स्वरूप सामाजिक समझौते का सिद्धांत आया, जो कि राज्य को मनुष्यों की रचना मानता है। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप विकासवादी सिद्धांत आया, जिसका मानना है कि राज्य का निर्माण नहीं बल्कि विकास हुआ है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत को राज्य की उत्पत्ति के उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत रखते हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत और परिवार सिद्धांत भी है, लेकिन ये दोनों सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति कम और समाज की उत्पत्ति अधिक बताते हैं। अतः इन्हें राजनीति शास्त्री नहीं बल्कि समाजशास्त्री सिद्धांत माना जाता है। तो चलिए, जो राज्य की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत बताए गए हैं, उनको एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत भी कहा जाता है। यह राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य या राजा ईश्वर की रचना है। अतः राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, इसलिए राजा की शक्ति असीमित है, क्योंकि राजा का निर्माण ईश्वर ने किया है, मनुष्यों ने नहीं। इसलिए राजा को अपने सभी कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हैं, जनता के प्रति नहीं। यदि राजा जनता को प्रताड़ित करता है या उसे दंड देता है, तो जनता को यह मानना चाहिए कि उसने किसी जन्म में कोई पाप किया था, इसलिए राजा उसे दंड दे रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार राज सत्ता आनुवंशिक है, अर्थात राजा की अनुपस्थिति में उसका बड़ा लड़का राजगद्दी संभालेगा। इस सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थन जेम्स प्रथम ने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ फ्री मोनार्की में किया। जेम्स प्रथम का प्रसिद्ध कथन है, राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि
राजा लोग ईश्वर पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं, किसने कहा? तो जेम्स प्रथम ने कहा। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट हेल्वर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पैट्रियार्का में किया। फ्रांस में इस सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रूसवे ने किया, जो कि लुई 14वें के कार्यकाल में लिख रहा था। लुई 14वां का प्रसिद्ध कथन है कि मैं ही राज्य हूँ। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत प्रायः सभी धर्मों में विद्यमान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और यहूदी सभी धर्म में इस बात को स्वीकार किया गया है कि पहला राजा जो पृथ्वी पर आया वह ईश्वर की रचना था। मिस्र और चीन में राजा को सूर्यपुत्र व देवपुत्र के रूप में देखा गया। दैवी सिद्धांत भारतीय परंपरा और यूरोपीय परंपरा दोनों में विद्यमान रहा। भारतीय परंपरा में मन ने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत को स्वीकार किया है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्यों में मैं ही राजा हूँ। यूरोपीय परंपरा में मध्यकाल के अंत में जब चर्च और राज्य के बीच विवाद पैदा हुआ तो राजा ने स्वयं कहा कि मुझे ईश्वर ने बनाया है, इसलिए मैं ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हूँ, पोप के प्रति नहीं। सेंट पॉल का कथन है कि सब शक्तियाँ ईश्वर की शक्तियाँ हैं। प्लूटार्क के अनुसार बिना भूमि के राज्य का निर्माण हो सकता है, लेकिन ईश्वर में विश्वास किए राज्य का निर्माण संभव नहीं है। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की आगे चलकर कड़ी आलोचना हुई। इसे अनैतिहासिक, काल्पनिक, अप्रामाणिक और अवैज्ञानिक बताकर ठुकरा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद इस सिद्धांत का महत्व है, क्योंकि प्रारंभ में जब लोग इधर उधर भाग रहे थे तो इन्हें इकट्ठा करना मुश्किल था। तो इस सिद्धांत ने ईश्वर के नाम पर उन्हें एकजुट किया और उसमें राजभक्ति, आज्ञा पालन और अनुशासन का पाठ पढ़ाया। नंबर 2, शक्ति, बल प्रयोग या युद्ध का सिद्धांत। यानी दूसरा सिद्धांत है शक्ति, बल प्रयोग या युद्ध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में सबल और निर्बल दो वर्ग थे। सबल व्यक्तियों ने निर्बल व्यक्ति से युद्ध किया और युद्ध में उन्हें परास्त करके उनके जनपद को जीत लिया तथा अपने जनपद में मिला लिया। इस प्रकार से सबल व्यक्ति ने कई जनपदों को जीतकर अपने जनपद में मिलाकर एक राज्य का निर्माण किया। इसके प्रमुख समर्थकों में ओपेनहाइमर, वॉल्टेयर, ह्यूम, त्रितस्के, नीत्शे आदि का नाम आता है। वॉल्टेयर के अनुसार पहला राजा भाग्यशाली योद्धा था। ओपेनहाइमर के अनुसार राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसकी उत्पत्ति युद्धों के द्वारा हुई। डेविड ह्यूम के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में युद्ध का हाथ है। त्रितस्के ने राज्य को शक्ति का मूर्त रूप बताया। नीत्शे ने राज्य के अतिमानव का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शक्ति राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मैकियावेली के अनुसार शक्ति राज्य का आधार है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्तिवादी राजनीति का उदय भी हुआ। आज राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना, उसे बनाए रखना और उसे बढ़ाना है। आलोचना के रूप में हम
कह सकते हैं कि शांति भले ही राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन केवल राज्य का आधार नहीं हो सकता। जैसा कि बोधा ने लिखा है कि शक्ति केवल डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकती है, राज्य का नहीं। ग्रीन के अनुसार राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। परिवार सिद्धांत नंबर 3, परिवार सिद्धांत रक्त संबंधी सिद्धांत। परिवार रक्त संबंधों पर आधारित होता है, इसलिए इसे राज्य की उत्पत्ति का रक्त संबंधी सिद्धांत भी कहते हैं। एक परिवार वह होता है जो पुरुष, स्त्री और बच्चे से मिलकर बना होता है। यही बच्चे आगे चलकर एक नए परिवार को जन्म देते हैं। कई परिवार आपस में मिलकर वंश और वंश कबीला तथा कबीला राज्य को जन्म देता है। परिवार सिद्धांत निम्नलिखित 2 भागों में बटा है। नंबर 1, पितृसत्तात्मक परिवार। प्राचीन काल में इस सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक अरस्तु माने जाते हैं। अरस्तु का कथन है, स्त्रियों का स्थान घर की चहारदीवारी में है। आधुनिक काल में इस सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक सर हेनरी मैन माने जाते हैं। यह क्वेश्चन अब की बार पीजीटी में पूछा गया था कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक कौन है, तो हेनरी मैन। पितृसत्तात्मक परिवार की विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, परिवार का मुखिया वयोवृद्ध पुरुष है और वही सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी भी है। नंबर 2, वैवाहिक संबंध प्रचलित हैं, इसलिए जन्म लेने वाला बच्चा अपने पिता को जानता है। नंबर 3, राजसत्ता पैतृक है। परिवार का बड़ा लड़का उसकी अनुपस्थिति में परिवार का मुखिया बनता है। इसके आलोचकों में मातृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थकों में, जिसमें बैसोफेम, मॉर्गन आदि का नाम आता है। नंबर 2, मातृसत्तात्मक सिद्धांत। इसकी विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, परिवार के मुखिया वयोवृद्ध महिला है और वही सभी संपत्ति की उत्तराधिकारी है। नंबर 2, वैवाहिक संबंध अप्रचलित हैं। एक स्त्री के कई पुरुष से संबंध है, इसलिए जन्म लेने वाला बच्चा अपने पिता को नहीं बल्कि माँ को जानता है। नंबर 3, माँ की अनुपस्थिति में बड़ी लड़की परिवार की मुखिया बनती है। बैसोफेम का मानना है कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत के लगभग 10,000 साल पहले मातृसत्तात्मक सिद्धांत प्रचलित था। श्रम का विभाजन नहीं था, स्त्रियां तीर तलवार चलाती थीं और घर के अंदर व बाहर सारा कार्य करती थीं। कालांतर में कुछ बलशाली पुरुषों ने उनसे युद्ध किया और उनकी सारी संपत्ति छीन लिया तथा मातृसत्तात्मक सिद्धांत पितृसत्तात्मक सिद्धांत में बदल गया। नंबर 4, सामाजिक समझौते का सिद्धांत या यंत्री सिद्धांत। यह सिद्धांत दैवी सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। दैवी सिद्धांत के अनुसार जहाँ राज्य की रचना ईश्वर ने किया है, वहीं सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार राज्य की रचना मनुष्यों ने आपस में एक समझौता करके किया। जहाँ दैवी सिद्धांत के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और उसका कार्यक्षेत्र असीमित है, वहीं सामाजिक समझौते के अनुसार राज्य मानव निर्मित संस्था है, अतः वह कृत्रिम है, अतः उसका कार्यक्षेत्र सीमित है। जहाँ दैवी सिद्धांत राज्य को एक दैवी संस्था मानता है,
वहीं सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य को एक मानवीय संस्था मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य व्यक्तियों की रचना है, अतः व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है। ऐसा कहकर इसने व्यक्तिवाद की नींव डाली तथा व्यक्ति की महत्ता को स्थापित किया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तियों ने राज्य की रचना इसलिए किया है और उसे जो कार्य सौंपा गया है वह केवल वही कार्य करेगा। इस प्रकार इस सिद्धांत में राज्य को एक यंत्र की भांति बताया, इसलिए इसे राज्य की उत्पत्ति का यंत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य लोगों की सहमति का परिणाम है, अतः सहमति शब्द का प्रयोग करके इसने लोकतंत्र की नींव डाली। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दायित्व की व्याख्या करना है। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत 17वीं व 18वीं शताब्दी में प्रचलित है। यह सिद्धांत अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत है। फ्रांसीसी क्रांति के साथ समय यह अपनी चरम सीमा पर था। इसके बाद इस सिद्धांत का ह्रास होने लगा और सामाजिक समझौते का स्थान विकासवादी सिद्धांत ने ले लिया। मेफ्लावर पैक्ट इसका एक उदाहरण है, अर्थात यह कहा जाता है कि 16 नवंबर 1620 को कुछ अंग्रेज मेफ्लावर नामक समुद्री पोत से इंग्लैंड से अमेरिका जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने एक समझौता किया था। सामाजिक समझौते का सिद्धांत भारतीय परंपरा और यूरोपीय परंपरा दोनों में विद्यमान रहा। भारतीय परंपरा में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह सिद्धांत विद्यमान है। कौटिल्य ने कहा कि पहले ना कोई राज्य था और ना कोई राजा। लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे जहाँ अशांति और संघर्ष का बोलबाला था। कालांतर में राजा और प्रजा के बीच एक समझौता हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई। महाभारत के शांति पर्व या भीष्म पर्व में भी सामाजिक समझौते का सिद्धांत विद्यमान है। यूरोपीय परंपरा में सर्वप्रथम प्राचीन काल में सोफिस्ट विचारधारा के लोगों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सोफिस्टों ने राज्य को मानव निर्मित संस्था बताया। रोमन विचारकों के अनुसार राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत जनता है। आधुनिक काल में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रतिपादन रिचर्ड हुकर ने किया और यूडेफोर्ड, स्पिनोजा तथा ग्रोसियस ने इसका समर्थन किया। लेकिन यह सिद्धांत मुख्य रूप से हाब्सबर्ग रूसों के साथ जुड़ा है, क्योंकि इन्होंने इसका विस्तृत विश्लेषण किया। 20वीं शताब्दी में जॉन राल्फ ने सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन न्याय के क्षेत्र में किया और 20वीं शताब्दी में इसके समर्थकों में रॉबर्ट नाजिक का नाम भी आता है। हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों ने मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता, नागरिक समाज या राज्य का जन्म तथा राज्य व व्यक्ति के बीच संबंधों का वर्णन किया। लॉक ने मानव स्वभाव के पूर्व नैसर्गिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार की चर्चा किया। तीनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि शुरू में कोई राज्य नहीं था, लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। कालांतर में प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने आपस में एक समझौता करके राज्य का निर्माण किया।
सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आगे चलकर कटु आलोचना हुई। सर हेनरी मैन ने इसे अनैतिहासिक, ग्रीन ने कपोलकल्पना, ह्यूम ने असंगत और बुल्ले ने इसे सरासर झूठा कहा। बेंथम और बर्क ने भी इसकी आलोचना किया। इसे अप्रामाणिक और अवैज्ञानिक बताया गया। इतिहास में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि लोगों ने यह समझौता किस तिथि को किया। कांट ने नैतिक आधार पर सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया और राज्य को एक नैतिक संस्था बताया। यह सिद्धांत भले ही आज स्वीकार न हो, लेकिन इसका महत्व कम नहीं है। इसने व्यक्ति की महत्ता स्थापित किया और लोकतंत्र की नींव डाली। यह सिद्धांत एक दार्शनिक शक्ति को व्यक्त करता है जो कि तर्क वितर्क के द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत या क्रमिक सिद्धांत या वैज्ञानिक सिद्धांत। अगला नंबर है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत वर्तमान में यह राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसके पीछे तार्किक व वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध है। यह सिद्धांत सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप आया है, जहाँ सामाजिक समझौते के अनुसार राज्य का निर्माण हुआ है, वहीं इसके अनुसार राज्य का विकास हुआ है। जैसा कि डॉक्टर गार्नर का कथन है कि राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। गार्नर राज्य की उपर्युक्त सिद्धांत का खंडन करते हुए इस सिद्धांत का मंडन करते हैं। गार्नर का कथन है कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है और न ही भौतिक शक्तियों का परिणाम, न तो किसी समझौते की कृति है और न ही परिवार का विस्तार, बल्कि राज्य क्रमिक रूप से विकसित एक ऐतिहासिक संस्था है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की रचना एक दिन में नहीं हुई, बल्कि वह सैकड़ों व हजारों वर्षों में धीरे धीरे विकसित होकर यहाँ तक पहुँचा है। जैसे कबीला राज्य, प्राच्य साम्राज्य, नगर राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती राज्य और राष्ट्र राज्य। ब्लंटसली के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के उपर्युक्त सिद्धांत भले ही सत्य न हो, लेकिन वह आंशिक रूप से सत्य हैं और हर सिद्धांत अपने पीछे कोई न कोई तथ्य छोड़ गया जो विकासवादी सिद्धांत के उदय का आधार बना। जैसे दैवी सिद्धांत ने धर्म, शक्ति सिद्धांत ने शक्ति, परिवार सिद्धांत ने रक्त संबंध और सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियां तथा राजनीतिक चेतना को छोड़ गए। अतः स्पष्ट है कि विकासवादी सिद्धांत के उदय में निम्नलिखित तत्व ने अपनी भूमिका निभाई। नंबर 1 धर्म, नंबर 2 शक्ति, नंबर 3 रक्त संबंध, नंबर 4 स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियां, नंबर 5 राजनीतिक चेतना। इसमें अंतिम दो तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। मैकाइवर का कथन है, रक्त संबंध समाज को और समाज अंततः राज्य को जन्म देता है। समनर और केलर गिलक्राइस्ट गेटर आदि इसके समर्थक हैं। समनर और केलर के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कब और कहाँ हुई, अर्थात सर्वप्रथम कब दिखाई दिया, इसे हम उसी प्रकार से नहीं जान सकते जैसे एक बच्चा
कब युवा हुआ और कब प्रौढ़ बना। मार्क्सवादी दृष्टिकोण यानी राज्य की उत्पत्ति में मार्क्सवादी लोगों का दृष्टिकोण क्या है। स्वयं कार्ल मार्क्स ने राज्य की उत्पत्ति पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया है, बल्कि उन्होंने अपना विचार राज्य के कार्य पर दिया है। मार्क्स के राजनीतिक प्रतिनिधित्व परख एंगेल्स ने अपनी पुस्तक एंटी-ड्यूरिन वर्जन ऑफ फैमिली तथा प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में राज्य की उत्पत्ति का विचार दिया। एंगेल्स ने लिखा है कि प्रारंभ में एक ऐसा समाज विद्यमान था जहाँ न कोई वर्ग था और न कोई राज्य तथा उत्पादन के साधन पर सबका साझा नियंत्रण था। लेकिन कालांतर में निजी संपत्ति के रूप में उत्पादन के साधन का उदय हुआ और समाज दो वर्ग में बंट गया। समाज के वर्ग विभाजन के साथ राज्य की उत्पत्ति हुई। अतः राज्य वर्ग विभाजन का परिणाम है, क्योंकि वर्ग विभाजन का कारण उत्पादन का साधन है। इसलिए राज्य की उत्पत्ति के मूल में उत्पादन का साधन है। एक वर्ग जो उत्पादन के साधन का मालिक बना वह अमीर कहलाया और दूसरा वर्ग उत्पादन के साधन से जो विहीन था वह गरीब कहलाया। अतः राज्य अमीरों की रचना है। एंगेल्स का मानना है कि जब तक वर्ग विभाजन बना रहेगा तब तक किसी न किसी रूप में राज्य भी बना रहेगा। वर्ग विभाजन की समाप्ति के साथ राज्य लुप्त हो जाएगा। एंगेल्स का कथन है कि राज्य पुराने चरखे व कुल्हाड़ी की भांति है, जो अजायब घर में रखने वाली वस्तु बन जाएगा। नंबर 1, मार्क्स के अनुसार राज्य पूंजीपतियों की रचना है, अतः राज्य एक कृत्रिम संस्था है। नंबर 2, पूंजीपतियों ने राज्य को एक वैधानिक संस्था के रूप में बनाया है ताकि वह शोषण को वैधानिक बना सके। नंबर 3, मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का यंत्र है। नंबर 4, मार्क्स के अनुसार राज्य गरीबों के शोषण के लिए धनवानों का षड्यंत्र है। लेनिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्टेट एंड रेवोल्यूशन में राज्य की उत्पत्ति पर कहा, राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। लेनिन कहते हैं कि राज्य के उदय का मूल कारण वर्ग संघर्ष है और निकट भविष्य में वर्गों में सामंजस्य दिखाई नहीं पड़ता, अतः वर्ग किसी न किसी रूप में बना रहेगा। इसलिए राज्य की किसी न किसी रूप में बना रहेगा। ग्राम्शी, जिसे मार्क्सवादी संशोधनवादी कहा जाता है, ने भी राज्य की उत्पत्ति पर अपना विचार दिया। ग्राम्शी का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति नेतृत्व करने वाली शक्तियाँ, नेतृत्व विरोधी शक्तियाँ और कुछ सहायक शक्तियों ने आपसी टकराव का परिणाम है। अतः स्पष्ट है कि राज्य की उत्पत्ति में निम्नलिखित 3 तत्वों का हाथ है। नंबर 1, नेतृत्व करने वाली शक्तियाँ। नंबर 2, नेतृत्व विरोधी शक्तियाँ। नंबर 3, कुछ सहायक शक्तियाँ। ग्राम्शी ने इसमें कुछ सहायक शक्तियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये शक्तियाँ जिसका साथ देती हैं विजय उसी की होती है। इसके अंतर्गत जनमत, प्रेस, रेडियो और विचारधारा आती है। जहाँ मार्क्स ने कहा था कि राज्य की उत्पत्ति का कारण आर्थिक है, वहीं ग्राम्शी ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि
केवल आर्थिक बल पर एक वर्ग पर दूसरे वर्ग का शासन नहीं करता है, बल्कि बल, बुद्धि, चरित्र और विचारधारा के बल पर एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करता है। तो इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत क्या क्या बताए गए हैं, ये चैप्टर पूरा होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।